नमस्कार दोस्तों, लेट्स ग्रो अपर चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग यूपी लेखपाल की मैथ की प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। प्रैक्टिस सेट 18 हो चुका है। आज जो करने जा रहे हैं वो प्रैक्टिस सेट नंबर 19 है। इसमें हम वे क्वेश्चन आज लेके आए हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, यानी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक, तो देर न करते हुए सीधे चलते हैं हम टॉपिक पे। पहला क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का, कह रहा है कि दो अभाज्य संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक होगा। ठीक, तो इसमें लॉसअ पूछ रहा है। दो संख्याएं दी हैं, कौन कौन सी हैं? एक संख्या ये और दूसरी संख्या है पी है। तो इसका कह रहा लॉसअ बताइए। देखिए ये है, ठीक है, तो ए का क्या हम कर सकते हैं 1 इंटू ए, और बी का क्या कर सकते हैं 1 इंटू बी। तो देखिए जब इसका लॉस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए इंटू बी हो जाएगा बस। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए इंटू बी हो जाएगा। यही मैं पूछ रहा था। अब सेकंड पूछ रहा है, सेकंड देख लेते हैं। सेकंड कह रहा है दो संख्याएं ऐसी हैं कि एक का वर्ग दूसरे के वर्ग के 8 गुने से 224 कम है। यदि वे संख्याएं 3:4 अनुपात में हो तो उनका मान क्या होगा। सबसे पहले हम क्या करें, अनुपात दिया है संख्या का, तो उसको हम देख लेते हैं। देखिए इसमें भी क्या होगा, पहली संख्या अनुपात दिया 3:4 का, ठीक है, तो पहली संख्या क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। ठीक, वही दूसरी संख्या कौन सी हो जाएगी 4x हो जाएगी। अरे भाई साहब 3 संबंध है, 4 का क्या दिया था, अनुपात दिया था, हो गया। अब प्रश्नानुसार क्या करेंगे, दोनों संख्या है ना, दोनों तरफ लीजिए 3x इक्वल टू 4x। ठीक, अब देखिए कह रहा है एक का वर्ग, एक संख्या का वर्ग दूसरे के वर्ग कर देते हैं, दोनों का वर्ग कर देते हैं। वर्ग वर्ग जो कह रहा है एक का वर्ग, एक का वर्ग दूसरे के वर्ग के 8 गुने से। ये बताइए दूसरे के वर्ग के 8 गुना, तो दूसरे के वर्ग के 8 गुना कह रहा है, तो अगर हम यहाँ पे 8 करेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, और अधिक हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, ये 8 गुना पहले से है, कह रहा है ना 8 गुना है, तो हम क्या करेंगे इसमें 8 से गुना करेंगे, तभी तो दोनों बराबर होगा। आ रहा समझ में? चलिए तो हम 8 से क्या कर रहे हैं, यहाँ पे गुना कर दे रहे हैं। आया इतना समझ में? पहले लाइन से क्या कह रहा है, एक का वर्ग दूसरे के वर्ग के 8 गुने से, दूसरे के वर्ग का 8 गुना है ये, तो हम कर दिए। ठीक, उसके बाद कह रहा है गुने से 224 कम है। कौन कम है, पहली संख्या। एक का वर्ग जो कह रहा है ना, एक का वर्ग ही क्या है, दूसरे से 224 क्या है, कम है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे माइनस, ऐसे लिखेंगे 224 इक्वल टू ये क्या आ जाएगा 4x²। यही कह रहा है, फिर से समझ लीजिए। कह रहा है एक का वर्ग कर दिए हैं, दूसरे के वर्ग के 8 गुने तो ये 8 गुना का मतलब ये ज्यादा हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे इसमें दोनों पक्ष बराबर करके किए हैं। कह रहा है ना कि दूसरे के 8 गुने से कितना कम है 224 है। तो देखिए पहला जो कम है उसको हम कर दिए। अब यही हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, देखिए 8, देखिए यहाँ क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पे 3 3 का 9 x² इंटू 8, और इसको इधर लेके आते हैं तो क्या हो जाएगा 4 चौका 16 x²। आ रहा ना समझ में? देखिए इक्वल टू ये माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 224। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 8 9 72 x² माइनस क्या हो जाएगा 16 x² इक्वल टू 224। घटाइए 72 में से 16 जाएगा, 12 में से 6 गया 6, यहाँ कितना होगा 6 में से गया 5 x² इक्वल टू 224। तो x² बराबर क्या हो जाएगा 224/56। सॉल्व कीजिए, सॉल्व करेंगे कितना आएगा 2 1 2 2 2 2 2 4 और 2 2 4 2 8 16, इतना आया। फिर से इसको सॉल्व कीजिए, 2 5 10 2 6 12 2 1 2 और 2 चौको 8। तो देखते हैं 14 से कट रहा है कि नहीं, 14 2 28 14 चौको 56, 14 चौको 56, यानी कितना आ रहा है, इधर चलते हैं
एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, तो ये वर्ग उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा। तो किसका होता है वर्ग? 2 का, यानी एक्स इक्वल टू कितना आया हमारा? 2 आया है। अब एक्स का वैल्यू क्या करेंगे? इन सब में रख देंगे, पहली संख्या दूसरी संख्या में। आ रहा समझे? चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ रख देते हैं। तो 3 इंटू क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पर हो जाएगा 4 इंटू 2, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। आ रहा समझे? अब कह रहा है लास्ट में उनका मान क्या होगा, तो उनका मान क्या होगा? देखिए पहली संख्या क्या हो गई 6, और दूसरी संख्या 8। तो यही कह रहा है ना, 6 और 8, इसी का क्या हो गया? आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 9 एवं 63 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 9 से पूर्णतः विभाज्य है परंतु 3 से भाज्य नहीं है? तो देखिए 9 से 63 के बीच में लिख लेते हैं। कहने का मतलब क्या? 9 का अपवर्त्य है। 9 का अपवर्त्य का मतलब देखिए 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 9 चौको 36, 9 पचे 45, 9 छकी 54, 9 सत्तर 63। तो देखिए 9 से जब अपवर्त्य है, ठीक, तो यानी 9 के टेबल में सब आता है, तो 9 से सब कट जाएगा। ऐसे भी क्या होगा, हम जानते हैं कि 9 है, तो 9 से क्या करते हैं? डिवाइड करने के लिए, 9 से भाग देने के लिए किसी भी संख्या होती है तो उसको हम जोड़ लेते हैं, जोड़ कर देखते हैं 9 से कटता है कि नहीं। देखिए 9 से तो 9 कट ही जाएगा। यहाँ पर देखिए 8 ही कितना हो जाएगा 9, 7 2 9, 6 3 9, 5 4 9, 5 देखिए 5 4 3 9, यहाँ पे 6 3 9। तो देखिए हर जगह जोड़ने पे क्या आ रहा है? 9 आ रहा है। 9 से क्या हो जाएगा? सब डिवाइड हो जाएगा। आ रहा समझ में? यानी कहने का मतलब जो पहला लाइन कह रहा है कि 9 से पूर्णतः भाज्य है, तो भाज्य है। अब कह रहा है 3 से भाज्य नहीं है। आ रहा समझ में? 3 में भी हम क्या करते हैं? 3 में भी हम सारी संख्याओं को क्या करते हैं? अब ये 9 पहले लिए थे, अब 3 ले रहे हैं। कह रहा है 3 से भाज्य नहीं होनी चाहिए, तो 3 में भी हम क्या करते हैं? संख्याओं को जोड़ देते हैं। जब संख्याएं जोड़ देंगे तो सब यही आएगा 9 9 9 9 9 9 9 ऐसे आएगा। ठीक है, तो 3 से नहीं कट जाएगा। 3 3 का 9, 3 3 का 9, 3 3 का 9, 3 3 का ऐसे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे 3 से सभी भाज्य हैं, यानी ठीक है कोई भाज्य 3 से भाज्य नहीं है कह रहा है, यानी 3 से सब क्या है? भाज्य है। कहने का मतलब इसका आंसर कितना आएगा? 0 है। कोई ऐसी संख्या नहीं है जो 9 से भाज्य हो जाए, मतलब पूरी संख्या है। कहने का मतलब पूरी संख्या 9 से भाज्य हो जा रहा है, 3 से भी भाज्य हो जा रहा है। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा? 0 होगा। चलिए चलते हैं आगे देखते हैं। कह रहा है यदि 10% और 11% के लाभ पर एक बैग के विक्रय मूल्यों का अंतर 11 है तो बैग का लागत मूल्य क्या होगा? आ रहा समझ में? तो कह रहा है पहले पे 10% लाभ देखिए, और दूसरे पर क्या है? और दूसरे पर 11% का लाभ पर बेच रहा है। तो जब इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा तो आप कुछ न कीजिएगा, देखिए लाभ लाभ दोनों है। आ रहा समझ में? तो कुछ न कीजिए 100 अपान जैसे लिखा है ना लागत मूल्य, यहाँ लिख लीजिए लागत मूल्य। ठीक, अब देखिए बता रहे हैं अगर यहाँ पे दिया है लाभ प्लस लाभ, प्रतिशत में है ना, प्रतिशत का इसलिए हम ऊपर लिख दिए हैं इतना, ठीक, गुणे कितना, ये x हो जाएगा। इस तरह का दिया रहेगा। यहाँ देखिए हम प्लस प्लस क्यों लिखे हैं? क्योंकि यहाँ पे भी लाभ है, यहाँ पे भी लाभ है, तो प्लस हो जाएगा। अगर यहीं पे एक लाभ हो और एक क्या हो? हानि हो, तो हम क्या करेंगे? सॉरी, यहाँ पे क्या है? माइनस होगा। लाभ लाभ रहेगा तो माइनस, और लाभ हानि रहेगा तो प्लस, यानी निगेटिव पॉजिटिव रहता है तो क्या होता है? वहाँ प्लस होता है। तो यहाँ पे क्या है? लाभ लाभ है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए 100 कर देते हैं अपान लाभ कितना है अभी क्या बताए थे? एक 11 है और एक क्या है? 10 है। और कितना मूल्य है? अंतर कितना है? 11 है। तो क्या हो जाएगा? 100 अपान 1 इंटू 11, तो क्या हो जाएगा? 1100, मतलब 1100 रुपया हो जाएगा इसका आंसर। ऐसे लगाइएगा इसको। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक दुकानदार ने एक जोड़े जूते के लिए
120 रुपया चुकाया है। उसने एक ग्राहक को इसे 20% हानि पर बेचा, उसने इसे कितने में बेचा? तो देखिए एक जोड़े जूता खरीद रहा है तो इतना चुका रहा है, यानी क्रय मूल्य कितना चुकाया है? क्रय मूल्य कितना चुकाया है? 120 रुपया। ठीक, और कह रहा है ग्राहक को 20% हानि पर बेचा है, यानी विक्रय मूल्य। अब तो बेचेगा किस पे बेचेगा? क्रय मूल्य पे बेचेगा ना। तो 120 रुपया है, क्या कर रहा है ना, 20% हानि पे, यानी 80/100 पे क्या कर रहा है? बेच रहा है। तो साल कर लीजिए, ये 12/96, 96 रुपये में क्या कर रहा है? बेच रहा है। ठीक है, इतना में क्या किया? बेचा है। ये क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। ठीक, चलिए इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है समकोण त्रिभुज की परिवृत्त की त्रिज्या होती है कर्ण के बराबर, कर्ण की आधी, कर्ण की तिहाई, कर्ण का दूना। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। यही है, ठीक से देखिएगा, ए बी सी, और इन तीन परिवृत्त में क्या होता है? तीनों सिराओं से खींची जाती है वृत्त, यानी तीनों सिराओं को स्पर्श करते हुए ये है, और ये क्या है? इसका केंद्र है। आ रहा समझ में? सॉरी, इसका केंद्र ये होगा। कैसे ये मिलेगा? जब इस भुजा को क्या करेंगे? आप अर्धक करेंगे। ठीक, प्रोसेस आप हाई स्कूल में पढ़ लिए होंगे। देखिए कह रहा है ये इसका क्या है? केंद्र है, और ये क्या है? समकोण त्रिभुज, ये लंब, ये आधार, ये क्या हो गया? कर्ण हो गया। तो कर्ण का एकदम आधा होगा, आधे में इसका क्या होगा? परिवृत्त केंद्र होगा। आ रहा समझ में? तो इसका आंसर क्या होगा? कर्ण की आधी, यानी ये कर्ण है ना, ये पूरा कर्ण है, तो इसके बीच में तो ये आधी नहीं हो जाएगा इसकी, इस प्रवृत्त की त्रिज्या ये। ठीक, अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये सब क्या फिगर तो समझ में आ जाएगा। उसके बाद कह रहा है प्रथम 11 प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य होगा। प्रथम 11 प्राकृतिक संख्या, चलिए लिख लेते हैं। इसका क्या है? समांतर माध्य पूछ रहा है, तो पहले लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये है। इसका समांतर माध्य पूछ रहा है। तो समांतर माध्य में क्या होता है? समांतर माध्य में क्या होता है? सारी संख्याओं को जोड़ लेते हैं, क्या करते हैं? योग बटे अपान n कर देते हैं, यानी उतनी संख्या से भाग दे देंगे। तो योग करेंगे कितना हो जाएगा? देखिए 1 2 3 3 6 4 10 10 5 15 6 21 7 28 28 8 36 36 9 45 10 55। आप 55 11 कितना हो जाएगा? 66, 66 कर दिए। कितनी संख्या है? देखिए 1 2 3 11 लास्ट में 11 हो जाएगा। 11 छक्की 66, यानी 6 इसका क्या होगा? समांतर माध्य आएगा। ये क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, कुछ लोग हैं वो पूछते हैं कि सर आप प्रैक्टिस सेट जो करा रहे हैं, जिससे 19-20 ऐसे करा रहे हैं, तो हमारे पास इसी का ये बुक है हमारे पास प्रैक्टिस सेट का, तो मिलता नहीं है। तो हम उनको बता देना चाहते हैं कि आपको नंबर से कुछ लेना देना नहीं है। नंबर में क्या रखा है? हम क्या करा रहे हैं इस समय? प्रैक्टिस सेट नंबर 21 है, जो कि हमारा जो है वो 19वां है। बुक का 21वां, हमारा 19वां। आ रहा समझ में? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आंकड़ों 19 25 36 20 18 38 22 38 38 का बहुलक होगा। बहुलक पूछ रहा है, तो बहुलक क्या होता है? बहुलक निकालने के लिए जो संख्याओं का आवृत्ति होती है, यानी जिसकी बार बार आवृत्ति होती है, बार बार आता है, या जिसकी संख्या अधिक होती है, वही क्या होता है? बहुलक होता है। तो ये तो हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है एक अधिकारी के वेतन में 20% की वृद्धि की गई है, तो इसे उसके पहले वेतन के समतुल्य लाने के लिए कितने प्रतिशत कम करना पड़ेगा? देखिए 20% की वृद्धि हुई है ना, तो बताए थे वृद्धि होगी तो वो क्या करेगा? मेंटेन जरूर करेगा जो खर्चा पहले का था उसका। ठीक है, तो उसको क्या करेगा? थोड़ा सा बढ़ा देगा जब वेतन बढ़ रहा है तो इसमें वही है। तो जब इस तरह का क्वेश्चन होएगा तो क्या बताए थे? 20% वृद्धि को देखना, कुछ कीजिए 120 गुणे 100 कर दीजिए। ये देखिए 2 छक्की 12 2 3 6 2 5 10। अब इसको क्या करेंगे? भाग दीजिए, क्या जाए? 3 करने 3, यहाँ पे 20, 3 छक्की 18, यानी 2 से 3%। ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए का वेतन 20% बढ़ाया गया और फिर 10% घटाएगा तो वेतन में परिवर्तन क्या होगा। देखिए 10% बढ़ा के या 10% घटा दिया जा रहा है तो वेतन में वृद्धि क्या होगा। वेतन में वृद्धि 10% बढ़ा रहा है तो प्लस होता है और फिर 10% घटा दे रहा है, हो गया। अब यहाँ प्लस है या माइनस है तो हम क्या बताएं, तो बीच में क्या होगा, माइनस होगा। 10 गुणे 10 बटे 100। अब देखिए ये प्लस या माइनस है क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ कहने को तो -1 क्या आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है, यानी 1% की क्या होगी, कमी होगी। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है यदि x + 2y = 3 4x + 6y = 2 हो तो x + y का मान बताइए। देखिए पहला दिया है x + 2y = 3 और दूसरा दिया है 4x + 6y = 2। अब पूछ रहा है x + y का मान बताइए। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या सॉल्व करते हैं। देखिए ये क्या है, आपका समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। तो हम क्या करेंगे, अब इसमें यानी x y का मान निकालेंगे ना, तो x y और y का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, संख्याओं को बराबर करते हैं। एक संख्या जब बराबर होगा तभी तो कटेगा। तो देखिए यहाँ पे x है, यहाँ पे 4 है, हम क्या करते हैं 4 से इसमें पहली समीकरण में 4 से क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। चलिए कर दिए हैं तो 4x + 8y कितना हो जाएगा, 4 × 12। ये क्या हो गया, 3 हो गया, पहले से तीसरा बन गया। और दूसरे को फिर से हम लिख देते हैं 6y = 2, ये दूसरा था। अब इसको देखिए क्या करेंगे, काटने के लिए नीचे का सिंबल चेंज करते हैं तो ये माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ से कट गया माइनस। देखिए प्लस और माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा, क्योंकि प्लस का मान ज़्यादा है। यहाँ क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यानी y = क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 2 इधर जाएगा तो 10 हो जाएगा। अब देखिए y का वैल्यू जो है वो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। देखिए ये था पहले ना, तो क्या है समीकरण 1, 2y = 3, यही है ना। तो x + 2 × y का मान क्या है, 5 है, = 3। तो क्या हो जाएगा x प्लस, ठीक है। अब इसको इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x = 3 - 10। तो x माइनस का मान ज़्यादा तो माइनस सिंबल हो जाएगा, घट जाएगा 7। अब हमको क्या मिल गया, x भी मिल गया, y भी मिल गया। अब मान पूछ रहा था x + y, तो x की जगह पे -7 कर देंगे और y की जगह पे 5। तो किसका मान ज़्यादा है, माइनस का ना, तो माइनस कर देंगे 2। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर -2 आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल बराबर हो तो उनका व्यास क्या होगा। देखिए बराबर कह रहा है तो वृत्त की परिधि लिख लेते हैं। वृत्त की परिधि बराबर वृत्त का क्षेत्रफल, यही कह रहा है ना। ठीक, तो कह रहा है तो हम क्या करते हैं, इसको रख देते हैं। वृत्त की परिधि क्या आता है, 2πr और वृत्त का क्षेत्रफल πr²। पाई से कट गया, r है तो r से ही r कट गया, तो यानी 2 = कितना हो जाएगा, r हो जाएगा। कहने को मतलब r क्या है, त्रिज्या 2 निकला तो इसका व्यास, तो व्यास क्या करते हैं, व्यास करने के लिए त्रिज्या में 2 से गुणा कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2r कर देना, तब तो व्यास होगा। तो जब 2r कर देंगे तो 2 दूना क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आ रहा समझ में, कितना आया, 4 सेंटीमीटर, जिसमें सेंटीमीटर और मीटर का कोई वही नहीं दिया, तो इसका आंसर कितना आएगा, 4 आएगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1176 सेंटीमीटर है, वर्ग सेंटीमीटर है, और आधार के संबंधित ऊंचाई का अनुपात 3/4 है तो ऊंचाई की, त्रिभुज की ऊंचाई बताइए। आ रहा समझ में, तो अनुपात है दिया है आधार और ऊंचाई का। देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ आधार संबंध ऊंचाई का अनुपात कितना दिया है, 3/4 दिया। तो हम क्या करते हैं, आधार को 3x मान लेते हैं, 3x, और ऊंचाई को 4x। आ रहा समझ में, अनुपात में दिया रहता तो हम x ही मानते हैं। ठीक, उसके बाद कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है। ठीक, त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है कितना,
1176 वर्ग सेंटीमीटर। तो आपको हम बताए थे कि अगर त्रिभुज है कोई और उसमें क्या दिया है, आधार और ऊंचाई दिया है। आधार और ऊंचाई का मतलब ऊंचाई को हम क्या लंब भी मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं, लंब मान सकते हैं। आ रहा समझ में। तो देखिए जब 3:4 का जब अनुपात दिया रहता है तो उसके साथ क्या आएगा, 5 भी आएगा। यानी 3 और 4 है तो हम 5 जानेंगे कि 5 भी होता है। और जब इतना हमको मालूम चल गया तो वो त्रिभुज कौन सा होगा, समकोण त्रिभुज होगा। आ रहा समझ में। ठीक, 3:4 का अनुपात दिया है तो आप समझ जाइएगा कि तीसरा जो होगा, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है ना, तो 2 भुजाओं का अनुपात ये दिया तो तीसरे का क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा। हम इसलिए इसको बता रहे हैं कि हमको ये पता चल जाए कि ये त्रिभुज समकोण है कि विषमबाहु है, कौन सा है, समबाहु है। आ रहा समझ में। तो हमको पता चल गया कि समकोण त्रिभुज है। ठीक, तो हम क्या करते हैं, समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल लगा लेंगे। देखिए जब हमको मालूम चल गया कि जो अनुपात दिया है, ठीक, अनुपात के अनुसार हमको त्रिभुज कौन सा मिल रहा है, समकोण त्रिभुज मिल रहा है। ठीक, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणे आधार गुणे लंब कहिए या ऊंचाई कहिए। ठीक, अब देखिए अब रख लीजिए 1/2 आधार कितना है 3x, लंब कितना है यानी ऊंचाई कितना है 4x है, इसका 1176। ठीक, अब यहाँ पे सॉल्व कीजिए, यहाँ ये 2 है उधर जाएगा गुणा हो जाएगा, 3 चौको 12 x स्क्वायर इक्वल टू 1176 इंटू 2। अब x स्क्वायर इक्वल टू कितना जाएगा, तो 12। अब सॉल्व कीजिए, 2 करने 2 2 छकी 12। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 6 करने 6 और 5 यहाँ 57 गया, 57 हो जाएगा। तो कितना होगा 6 × 48 6 9 54। ठीक, और यहाँ कितना होगा 3 बचेगा तो जाएगा 36 का, तो 36 यानी x स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा 196। तो x बराबर क्या होगा आप बताइए, x बराबर ये वर्ग है ना, इधर जाएगा रूट हो जाएगा, रूट हो जाएगा तो किसका वर्ग होता है, तो 14 का होगा। आ रहा समझ में। यानी x इक्वल टू कितना है 14 है। ठीक, तो इसमें पूछ रहा है त्रिभुज की ऊंचाई, यानी ये पूछ रहा है। 4x में हम क्या करेंगे, x का वैल्यू रख देंगे। तो 4x है तो 4 × 14, तो 14 चौको 56, 56 क्या हो जाएगा सेंटीमीटर हो जाएगा। आ रहा समझ में, यही क्या हो गया इसका आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है x के किस मान के लिए निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक 27 होगा। तो बहुलक कह रहा है तो बहुलक दिया 27। ठीक है, बहुलक 27 दिया है। और x का मान पूछ रहा है, यानी संख्याएं कितनी दी हैं इधर लिख लेते हैं। दिया है 25 26 27 23 27 26 24 और x 27 26 25 और 25 यही दिया है। ठीक है, तो देखते हैं बहुलक क्या होता है, जिसकी संख्या ज्यादा होती है वही बहुलक होता है। तो देखिए यहाँ पे 1 27 2 27 3 27 ये हो गया। वहीं पे 25 देखते हैं, 1 25 1 कहने का मतलब ये है, देखिए ये 3 ये भी है। कहने का मतलब है जो बहुलक 27 दिया है इसका मतलब क्या हुआ, 27 की संख्या ज्यादा है। तो 27 की संख्या ज्यादा है तो इसका मतलब यहीं पे x जो दिया है तो x के जगह हम क्या रखेंगे 27 रखेंगे। भाई जब x का वैल्यू भी हम 27 रखेंगे तभी ना 27 का मान ज्यादा हो रहा है। यानी 27 कई बार आया है, कई बार आएगा तो क्या हो जाएगा, वही बहुलक हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यदि शून्येतर x के लिए x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 हो तो x स्क्वायर प्लस 1 अपन x स्क्वायर का मान क्या होगा। ठीक है, दिया है देखिए x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 दिया है। आ रहा समझिए, हम क्या करते हैं इसको उधर लेके जाते थे, क्या आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू बताइए 4x, ये हो गया ना। अब क्या करेंगे, इनमें 3 पद हो रहा है ना, देखिए 1 पद 2 पद 3 पद। तो हम क्या करेंगे इन सब में 1/x
से गुणा कर देंगे। किससे करेंगे? 1/x से। आ रहा समझ में? तो चलिए पहला है तो इसको ले लेते हैं x स्क्वायर इंटू 1/x। ठीक है, तो देखिए एक से एक कट गया तो क्या बचेगा? केवल x बचेगा, x हमने लिख दिया। वैसे ही -1 है तो इंटू क्या करेंगे? 1/x कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ठीक है, सॉरी माइनस में लिखिए, अभी एक कीजिए यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? 1/x हो जाएगा। एक संख्या में ये चीने का कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे 4x है ना, तो 4x में हम क्या करेंगे? 1/x कर देंगे तो कट जाएगा, कितना आएगा? 4 आएगा। आ रहा समझ में? इतना आया कि नहीं समझ? ठीक, देखिए अब क्या करेंगे? इन सबका क्या करेंगे? वर्ग कर देंगे। ओके, चलिए अब जब वर्ग कर देंगे तो क्या होगा? x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 इंटू x इंटू 1/x। ठीक है, इक्वल टू इसका भी वर्ग होगा तो 4 चौको 16। आ रहा समझ में? तो इसको यहाँ से काट दीजिए, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये -2 है यहाँ पे ना, देखिए 16, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 16 प्लस 2, यानी क्या हो जाएगा आगे? x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 80। ठीक है, अब मान लास्ट में देखिए क्या कर रहा था? पूछ रहा था कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा? तो देखिए यहाँ से निकल गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समय का बहुत महत्व है इस समय, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करते रहिए। मैथ प्रैक्टिस मांगता है, वो भी कैसा प्रैक्टिस मांगता है? प्यार वाला प्यार वाला प्रैक्टिस सेट आप करेंगे, प्यार से करेंगे प्रैक्टिस सेट तो आसान लगने लगेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है एक वर्ग के अंतःवृत्त तथा परिवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात होगा। इसको हम बता चुके थे, तो क्षेत्रफल वर्ग पहले बना लेते हैं। पिछले वीडियो में बताए थे लेकिन उसमें कुछ मिस्टेक आ गया था रिकॉर्डिंग के समय, तो आप क्लियर दिखाई नहीं दे रहा था, तो हम यहाँ पे बता देते हैं। ये क्या हो गया? आपका वर्ग हो गया। ठीक, अब इसमें कह रहा है एक अंतःवृत्त परिवृत्त दोनों का क्षेत्रफल पूछ रहा है ना। देखिए आई हो गया, प्रवृत्त हो गया, क्षेत्रफल पूछ रहा है इन दोनों का अनुपात, क्षेत्रफलों का अनुपात। ठीक, देखिए ये क्या हो गया? आपका 0 हो गया, केंद्र हो गया इनका। अब क्या करते हैं? ये इसकी त्रिज्या भी तो कोई होगी, या जब त्रिज्या निकालेंगे तभी क्या होगा? इसका क्षेत्रफल निकलेगा। तो एक का ये जो अंतःवृत्त है इसको हम r1 मान लेते हैं, और ये परिवृत्त है उसकी त्रिज्या को r2 मान लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे? वर्ग है तो इसकी भुजा को मानेंगे कुछ, क्योंकि बिना भुजा का ज्ञात किए हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो क्या करेंगे? लिखेंगे माना वर्ग की भुजा बराबर ये है। क्या है? ये है। तो चलिए कर लेते हैं। ये देखिए इसको मानते ए बी सी डी, और ये पूरा क्या है? आपका भुजा है, ए है। आ रहा समझिए? वैसे ये भी होगा आपका, कितना होगा? ये होगा। आ रहा समझ में? इतना समझ में आ गया। अब देखिए अब क्या करेंगे? अंतःवृत्त का, अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालेंगे, यानी r1 निकालेंगे। देखिए अंतःवृत्त ये है ना, ये त्रिज्या है, कौन सा है? ओ, और यहाँ पे लिख देते हैं ई, लिख देते हैं। ओ ई क्या हो जाएगा? यहाँ पे एक और वर्ड लिख देते हैं, ओ और ई, यही त्रिज्या है ना। देखिए जब ये पूरी भुजा, यानी हम जब ये पूरा मिला देंगे तो क्या हो जाएगी? भुजा हो जाएगी ना। तो भुजा का मान कितना? ए है, तो उसका आधा कितना हो जाएगा? a/2 नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। यहाँ पे इसका मान कितना हो जाएगा? a/2 का हम a/2 कर देंगे। ठीक, ये हो गया अंतःवृत्त की त्रिज्या निकल गई। अब चलते हैं, लिखते हैं परिवृत्त की त्रिज्या निकालते हैं। परिवृत्त की त्रिज्या यानी r2 को भी हम क्या लिख सकते हैं? ओ ए। ये देखिए परिवृत्त की त्रिज्या है ओ ए। आ रहा समझ में? अब देखिए ये भी तो इसका क्या है? वर्ग की भुजा है। आ रहा समझ में? ये पूरा है, तो जब ये पूरा ये है तो ये आधा कितना हो जाएगा? a/2 नहीं हो जाएगा? a/2 हो जाएगा। आ रहा समझ में? तो देखिए हमको क्या मिल गया? ये a/2 मिल गया, ये मिल गया। त्रिभुज कैसा बन रहा है? संपूर्ण त्रिभुज बन रहा है। कहने का मतलब कि OA निकालने के लिए हम क्या करेंगे? पाइथागोरस का फॉर्मूला लगाएंगे। चलिए लगा लेते हैं। तो ये देखिए
ओ ए का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ओ ई का स्क्वायर प्लस ए ई का स्क्वायर। आ रहा समझ में, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, ठीक है। अब मान रखते हैं ओ ए का स्क्वायर तो रहेगा ही, ओ ई का क्या है 1/2 का स्क्वायर प्लस इसका भी क्या होगा 1/2 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ए स्क्वायर बाई 4 प्लस ए स्क्वायर बाई 4। अब दोनों को जोड़िए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर हो जाएगा। आ रहा समझ में। अब ओ ए स्क्वायर तो ऑलरेडी पहले से चल ही रहा है, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, ठीक है। यहाँ ओ इधर लगा देते हैं, ओ ए इक्वल टू ये स्क्वायर है ना, इधर चला जाएगा, जब जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा। अब क्या है 2a स्क्वायर अपन 4। तो ये देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है 2a और इससे ये वर्ग है, इससे अंडर रूट 1 हट जाएगा तो क्या बचेगा केवल a अपन। अब 4 पे भी तो अंडर रूट है तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। आई होप क्या कुछ समझ में आ रहा होगा। अब देखिए अब इतना आ गया तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर नीचे मतलब अंश में भी और हर में भी अंडर रूट 2 से क्या करेंगे गुणा कर देंगे। आ रहा समझ में। जब गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा बोलिए 2a/2 अंडर रूट 2 हो जाएगा। आ रहा समझ में, ठीक। तो अब चलते हैं, अब हमको क्या मिला ओ ए भी मिल गया, यानी इसकी त्रिज्या कितनी है इसकी, यहाँ पे देखिए ऐसे काट लीजिए इसको, ए से 2 से 2 काट लीजिए, ऊपर नीचे कट जाएगा तो क्या आएगा a/√2, ठीक है। अब कह रहा है क्षेत्रफलों का अनुपात, तो हमको जब त्रिज्या मिल गया क्षेत्रफलों का अनुपात नहीं हो जाएगा। देखिए क्षेत्रफलों का अनुपात, तो पहले वृत्त का मतलब अंतःवृत्त का क्या हो जाएगा क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल क्या होता है बताइए, पाई आर स्क्वायर, तो 1 है उसके बाद पाई आर 2 का स्क्वायर। आ रहा समझ में। तो पाई से पाई काट दीजिए, कट गया। अब R1 कितना है यहाँ देखिए 1/2 का स्क्वायर अपान R2 कितना है यहाँ देखिए a/√2 का स्क्वायर। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे सॉल्व कीजिए, a का स्क्वायर अपान 4 फिर इसका अपान a का स्क्वायर अपान, अब देखिए ये अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 2 दो बार गुणा होगा तो अंडर रूट हट जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। आ रहा समझ। तो इसको इससे काट दीजिए, कट गया ए स्क्वायर कट गया। अब ये 2 है ना ये ऊपर चला जाएगा, यानी 2 का अपन क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो 1/2 है तो ये क्या हो जाएगा बताइए 1/2 है तो 1 संबंध 2 क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। आई होप क्या कुछ समझ में आ गया होगा। इसका आंसर कितना आया 1 संबंध 2। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि x स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू तथा x स्क्वायर प्लस यल एक्स प्लस यम का समवर्तक x प्लस के है तो के का मान बताइए। पहले समीकरण लिख लीजिए। समीकरण कह रहा है x स्क्वायर प्लस पी एक्स क्यू, ठीक है, इक्वल टू 0 1 है। और दूसरा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस यल एक्स प्लस यम दिया इक्वल टू 0, ठीक है। और दिया है एक्स प्लस के, इतना दिया है। इन दोनों का क्या है समप्रवर्तक है, इतना दिया है। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले इसको सॉल्व कर देंगे। एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस के, कहने का मतलब जहाँ एक्स है वहाँ पे माइनस के कर देंगे। अब देखिए इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। तो समीकरण 1 में हम क्या करेंगे एक्स का वैल्यू रखेंगे। तो चलिए एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस के का स्क्वायर प्लस पी, यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर माइनस के, एक्स जब पे रखेंगे प्लस क्यू इक्वल टू 0। आ समझ में। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे के स्क्वायर माइनस माइनस गुणा होता है तो क्या होता है प्लस हो जाता है। प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस है तो माइनस रह जाएगा अंदर, तो क्या हो जाएगा पी के प्लस क्यू इक्वल टू 0। ये समीकरण हम इसको सॉल्व कर लिए, ठीक है। चलिए सॉल्व कर लिए तो वही एक समीकरण चल रहा है अभी। अब क्या करेंगे इसको सॉल्व कर लेंगे। अब इसमें हम क्या करेंगे एक्स का वैल्यू रखेंगे, तो माइनस के का स्क्वायर प्लस यल दिया है और एक्स की जगह पे क्या है बताइए, यल की जगह पे
एल लिखेंगे आई एक्स के जगह पे माइनस के प्लस यम इक्वल टू 0। ये समीकरण 2 ही है। अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ के हो जाएगा के स्क्वायर हो गया, यहाँ पे माइनस यल के हो जाएगा प्लस यम इक्वल टू 0। तो हम जानते हैं जब दिए गए समीकरणों का एक पक्ष क्या हो बराबर हो तो दूसरा पक्ष भी क्या होता है बराबर होता है। तो देखिए ये बायां पक्ष ये दायां होता है, ये बायां होता है, सॉरी ये दायां होगा ये बायां होगा, ठीक है। तो जब ये पक्ष बराबर हो गया तो ये पक्ष बराबर नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। चलिए कर लेते हैं। देखिए के स्क्वायर माइनस पी के प्लस क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा के स्क्वायर माइनस यल के प्लस यम, यही है ना। अब देखिए के स्क्वायर से के स्क्वायर कट गया, आ रहा समझ में, ठीक। अब क्या करते हैं लेके आते हैं माइनस पी के है, ये इधर आएगा तो प्लस क्या हो जाएगा यल के, यहाँ पे यम है और ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा क्यू हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसमें क्या कॉमन निकल सकता है, के निकल सकता है ना, के निकाल दिए, बच क्या रहा है तो ये माइनस, नहीं तो देखिए ये माइनस है ना तो इसको भी यहाँ चेंज कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए यल के माइनस पी के इक्वल टू यम माइनस क्यू, तब सही रहेगा। तो अब देखिए इसमें से के बाहर निकाल लीजिए तो क्या हो जाएगा यल माइनस पी इक्वल टू यम माइनस क्यू, आ रहा समझ में। तो अब देखिए कि यहीं पे रह जाएगा यम माइनस क्यू अपान यल माइनस पी। तो इसमें आंसर कौन सा सही होगा यम माइनस क्यू पी एल, मतलब ये बी जो होगा इसका आंसर होगा। आ रहा समझ में, क्या होगा बी जो होगा वो इसका आंसर होगा, क्योंकि और किसी में ये मिल नहीं रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसको सॉल्व कीजिएगा आप लोग, ठीक है। मूल बराबर होंगे तो आप क्या करोगे वही मूलों का योगफल मूलों का गुणनफल वाले पे निकाल लीजिएगा। फिर गुणनखंड दिया है वो भी आप लोग कीजिएगा। गुणनखंड क्या है 4x पे 8 प्लस 16x पे 4 y पे 4 25 y पे 8, ठीक है। तो इसको गुणनखंड करना है तो आप क्या कीजिएगा, देखिए कुछ यहाँ से मिल रहा है, इन दोनों से मिल रहा होगा 2x 4 का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ क्या मिल रहा है ये देखिए प्लस 5y 4 का स्क्वायर, ठीक है। इतना मिल गया ये और ये दोनों। अब क्या करेंगे इसी का अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा देंगे। तो आप क्या कीजिएगा सॉल्व कीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, ठीक। गुणनखंड है ये सब, पता नहीं कहाँ से पूछते हैं ये। अब देखिए नेक्स्ट कह रहा है त्रिभुज ए बी सी एक समकोणीय त्रिभुज है तो बी पर समकोण बनता है तथा जिसमें बी सी 8 ए बी 15 है। यदि त्रिभुज में एक वृत्त रेखित किया जाए तो उसका अर्धव्यास क्या होगा। देखिए एक समकोण त्रिभुज है, बना लीजिए, ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। और इसमें बी का समकोण है यानी ए और ये बी और सी ये समकोण है। अब बी सी कह रहा है कितना है 8 सेंटीमीटर, ठीक। और ए बी कितना है आपका 15 है। तो कह रहा है त्रिभुज में एक वृत्त रेखित किया गया है तो ये देखिए इसी में अंतःवृत्त, अंतःवृत्त क्या होता है तीनों भुजाओं को छूता है, परिवृत्त जो है वो शीर्ष कोणों को छूता है, ठीक है। तो अब देखिए हम क्या करेंगे इसको, देखिए ये लंब हो गया आधार हो गया तो कर्ण नहीं निकल जाएगा, पाइथागोरस निकल जाएगा। और एक और बताए थे कि जब अनुपात क्या हो 8 15 हो तो तीसरा क्या होगा 17 होगा। हमने कई बार सारे समकोण बनाने वाले जो होती हैं संख्याओं का अनुपात वो बता चुके हैं। तो मान लीजिए वो नहीं याद है तो भी कोई दिक्कत नहीं, पाइथागोरस से आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे कह रहा है कि उसका अर्धव्यास क्या होगा। अर्धव्यास यानी इसका जो है ये कितना होगा, ये इसका अर्धव्यास क्या होगा, ये आ रहा समझ में, यही पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे पहले हम त्रिज्या निकाल लेंगे या उसका गुना करेंगे तो अर्धव्यास नहीं आ जाएगा, आ जाएगा।
तो हम जानते हैं कि त्रिज्या निकालने के लिए संपूर्ण त्रिभुज में बना जो वृत्त होती है उसकी त्रिज्या निकालने के लिए प्रमेय होता है R इक्वल टू क्या होता है, संपूर्ण त्रिभुज का क्षेत्रफल अब बटे क्या हो जाता है, यश हो जाता है। आ रहा समझ में। अब देखिए ये हो गया संपूर्ण त्रिभुज का क्षेत्रफल। यश क्या होता है बताए हैं हम, यश क्या होता है, अर्ध परिमाप होता है, अर्ध परिमाप होता है। अर्ध परिमाप का मतलब कि तीनों भुजाओं को जोड़ के उसको बटे 2 कर देते हैं, इसी को यश समझाते हैं। आ रहा समझ में। तो यहाँ पे जोड़ लीजिए 15 प्लस 8 प्लस 17 अपन। तो बताइए कितना हो जाएगा, 8 5 13, 13 7 20, 20 का 0 हासिल 2, 2 1 3 1 4, 40 बटे 2 यानी क्या आएगा इसका 20 आएगा। चलिए रख देते हैं हम सीधे। संपूर्ण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणे आधार गुणे लंब। तो ये आधार ये लंब रख लीजिए। और यश कितना आया है, 20 आया है। ठीक है। तो देखिए 5 3 15, 5 4 20 और 4 दूनी 8। अब देखिए 1/2 है ना, तो क्या हो जाएगा 2 नीचे आ जाएगा यानी 2/2। ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये नीचे ऊपर क्या है 3 भी बचा है, इसको काट दीजिए, क्या आएगा 3 सेंटीमीटर आएगा। ये क्या है आपका त्रिज्या है। अब पूछ क्या रहा है, व्यास पूछ रहा है। व्यास की हम क्या करते हैं 2 गुणे त्रिज्या कर देते हैं। ठीक है। तो 2 गुणे 3 बराबर क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। आई होप कि आपको समझ में क्या होगा। कितना आया है 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। त्रिज्या निकल गया। यहाँ से आप कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा। इसमें देखिए आंसर इसमें गलत दिया है। ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो DI से है। किससे है, DI से है। तो DI का क्वेश्चन देख लेते हैं। हम बताए थे जब पाई चार्ट में डिग्री दिया रहता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं 1 डिग्री का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ देखिए ये पूरा कितना डिग्री है 360 है ना। देखिए तो 360 डिग्री बराबर क्या होता है 100% होता है। इसी को हम 100% भी मानते हैं और 360 डिग्री में। तो 1 डिग्री में क्या हो जाएगा बताइए, क्या हो जाएगा 100/360 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो आप क्या कीजिए काट लिए 2 5 10 18, कहने का मतलब 5/18 ये 1 डिग्री का हो गया। तो कह रहा है क्वेश्चन देखिए विद्यालय में व्यय किए गए समय का प्रतिशत। विद्यालय कितना 105 है। तो 105 डिग्री, जब 1 डिग्री का इतना है तो 105 का कितना हो जाएगा, इसी में गुणा कर देंगे 105 गुणे 5/18। ठीक है। कर लीजिए क्या हो जाएगा 3 6 18, 3 3 का 9, 3 5 15। आ रहा समझ में। 3 का गुणा 25 25 पे 5 80 2 5 3 15 2 17 6। अब इसका भाग दे दीजिए। लगभग में पूछ ही रहा है क्वेश्चन, तो हम जान जाते हैं कि लगभग होगा। देखिए 6 दूनी 12, 5 या 55, 6 9 54। ठीक है। 1 बचा 6 करने 6 यानी 29.9 आ रहा है। इसका मतलब इसका आंसर जो होगा 30 होगा। ठीक है। 30% होगा, प्रतिशत में निकालना था ना। ठीक है। ऐसे ही अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कर देखिए इसी पे आधारित एक और क्वेश्चन दिया है, मतलब पाई चार्ट में ही। वह खेल कूद में विश्राम की अपेक्षा कितना समय व्यतीत करता है। आ रहा समझ में। देखिए 1 डिग्री का मान कितना अभी हम लोग निकाले थे 5/18 निकाले थे, ऊपर 5/18 निकाले थे। तो हम क्या करते हैं ऐसे ही 1 डिग्री का जब निकला है तो हम क्या करें इन सब का नहीं निकालेंगे। 1 डिग्री का उतना है इतना है तो 45 डिग्री क्या होगा गुणा करते चले जाएंगे, यानी 5/18 गुणे 45 ऐसे करते चले जाएंगे। क्या हो जाएगा 5/18 गुणे 105। आ रहा समझ में। गुणा कर लेंगे निकल जाएगा, ऐसे निकल जाएगा। तो जितने टाइप के क्वेश्चन रहेंगे डायरेक्टली रख दिया जाएगा वहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है वह खेल कूद में विश्राम की अपेक्षा कितना समय लेता है। खेल कूद और विश्राम दोनों है। खेल कूद और विश्राम कितना समय लेता है, तो जब घटाएंगे तभी पता चलेगा। 120 माइनस 30 यानी कितना होगा 90 डिग्री। तो 1 डिग्री का इतना मान आया तो हम क्या करेंगे 90 डिग्री का निकालेंगे। तो 90 डिग्री का हम निकालेंगे तो क्या करते हैं 5/18 गुणे 90 डिग्री कर देते हैं, यानी उसमें 1 डिग्री से गुणा कर देते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा 18 5 90 यानी 55 25 25% क्या हो जाएगा इसका
आंसर हो जाएगा। ठीक, वैसे ही नेक्स्ट दिया है, यदि वह खेल कूद में गृह कार्य में जितना समय व्यतीत करे और शेष कार्यों में व्यय हुआ समय स्थिर रहे तो विश्राम में कितने समय की कटौती होगी। ठीक, तो इसको भी कर लीजिएगा, ये भी आसान है। ठीक, आया समझ में, ये भी आप कर सकते हैं। तो ये आपके लिए हम दे रहे हैं कि कल अगर हम शुरुआत करेंगे तो इसको पहले लेंगे। अगर आप लोग कमेंट करके बता दीजिए, बताएंगे या चाहे पूछेंगे कि सर बता दीजिएगा, तो हम नेक्स्ट में इसको बताएंगे। बहुत आसान है, जब इतना हम करके दे दिए तो उसमें क्या रखा है। आई होप कि जितना भी आज हम बताए हैं क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर आ गया होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद।